इस सभा में उपस्थित संत ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, हम सबके गुरुजन आचार्य सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आचार्य श्री कृष्ण शर्मा जी, और सबसे बड़ी बात जो हमारे सौभाग्य से आज यहाँ जयपुर में पधारे हुए हैं राजस्थान में, आचार्य वाचस्पति मिश्र जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष, और संजीव राय जी जो कि काशी से आए हैं। क्योंकि मैं काशी से पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे काशी नाम से ही बड़ा मोह है, और आपका आ जाना तो मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। अन्य जो विद्वज्जन हैं सबका नाम न लेकर मैं कुछ संस्कृत साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा इस विषय पर कुछ कहूँगा। वास्तव में हुआ ये है कि संस्कृत के योगदान को हमेशा उसी तरह नकारा गया जिस तरह जो अगली पीढ़ी है वो अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी को नकारती चली जाती है विकास के नाम पर। तो 1857 से हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को गिनते हैं, लेकिन सर जब अपना व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने मैकाले का नाम लिया था, और 1835 में जब मैकाले अपनी शिक्षा नीति को लेकर के आता है, उसके पहले वो लगभग 3 वर्षों तक भारत में भ्रमण करता है। और भारत में भ्रमण करने का उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि लगभग 1000 वर्षों से भारतवर्ष परतंत्र है, लेकिन इसकी ना तो संस्कृति नष्ट हुई और ना ही इसकी संतति नष्ट हुई। परतंत्र देश में उसकी संस्कृति नष्ट हो जाती है और जो संतान होती है वो दबी कुचली पैदा हुआ करती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? और उस कारण को खोजते खोजते वह हमारी जो संस्कृत की परंपरा है उसे और शास्त्र परंपरा को, तथा सबसे बढ़कर जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा परंपरा को वो प्रधान कारण मानता है कि भारत में परतंत्रता की छाया होने के बावजूद ये परतंत्र नहीं हो पा रहा। इसके पीछे यही हेतु है। यह करते करते जब वो आता है और 1835 में मिनट्स बना करके जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा है उसे वो पूरी तरह से नष्ट करने का सोच लेता है, वो उसे अवैध घोषित करता है। जो हमारे टोल चल रहे थे उस समय 1835 में केवल बंगाल में 8000 टोल चल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को बनाई 600 टोल उसी दिन बंद हो गए, और 35 संस्कृत के पंडितों ने आत्माहुति उसी दिन दे दी। हिंदू कॉलेज के छात्रों की सहायता से कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, जो कि आज कलकत्ता संस्कृत कॉलेज विश्वविद्यालय के नाम से विस्तृत है, उसके विद्यार्थियों ने जब आंदोलन किया तो बहुत लोग जिनका नाम ज्ञात नहीं है वो उन्होंने अपनी आत्माहुति दी। लेकिन कैलाश चंद्र दत्त नाम के एक विद्यार्थी को पकड़ लिया गया और 1836 में उसे फांसी दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पहली फांसी की सज़ा पाने वाला मुझे लगता है, अब यह अनुसंधान का विषय है, लेकिन पहला छात्र अगर कोई है तो कैलाश चंद्र दत्त हैं, जिसके बारे में कलकत्ता गजेटियर में 1836 में छपा था। लेकिन मैकाले इन सबसे पीछे नहीं हटा, और तब संस्कृत के विद्वानों ने एक यह निकाला, जो अध्यापक होता है वो अपने संतान पर कम भरोसा करता है और शिष्यों पर ज़्यादा भरोसा करता है। और जो H.L. विल्सन थे वो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज और राजकीय काशिक संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ करके गए थे, ये उनके गुरु थे, और वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में उस समय प्रोफेसर का पद धारण कर रहे थे। तो पंडितों ने एक सभा की और संस्कृत की रक्षा के लिए उन्होंने जयगोपाल तर्कालंकार की अध्यक्षता में एक पत्र लिखा, श्लोकबद्ध पत्र जो है वो भेजा विल्सन को कि विल्सन, यहाँ संस्कृत की क्या स्थिति हो गई है। जिस संस्कृत कॉलेज की स्थापना तुम्हारे सामने हुई थी, तुमने जहाँ विद्या ग्रहण किया था, वहाँ मैकाले नाम का बहेलिया जो है अब वो रहने लगा है, और जो विद्वान रूपी हंस हैं उनको मार रहा है। ऐसे कई पत्र लिखे गए, हजारों पत्र विद्वानों के द्वारा लिखे गए, एक आधे ही यहाँ मैं उद्धृत कर पाऊँगा। और नेशनल आर्काइव जो दिल्ली में है उसमें अगर आप खोजेंगे तो उन पत्रों की कुछ प्रतियां मिल जाती हैं। तो पंडितों ने जो पत्र लिखा
जयगोपाल तर्कालंकार इस पद्य के निर्माता है। वो लिखते हैं, अस्मिन् संस्कृत पाठ सद्म सरसी तत्स्थापिता ये सुधी हंसा कालवशेन पक्षरहिता दूरम गते ते त्वयि तत्तीरे निवसन्ति संप्रति पुनर्व्याधास्तदुच्छित्तये तेभ्यस्त्वं यदि पासि पालक तदा कीर्तिश्चिरम स्थास्यति। माने विल्सन को ये लोग पालक तक कह देते हैं कि हे पालक, तुमने जो इस संस्कृत पाठ सद्म सरसी, संस्कृत पाठशाला रूपी तालाब में तुमने जो सुधी हंसों को स्थापित किया था, वो तुम्हारे चले जाने के बाद अब वहाँ जो है बहेलियों ने डेरा बना लिया है और वो बहेलिए जो है इन विद्वान रूपी हंसों का शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो अगर तुम हम लोगों को इन व्याधों से बचाओगे तो हे पालक, तुम्हारी कीर्ति जो है चिरकाल तक रहेगी। ऐसा पत्र पद्यबंध वो भेजते हैं और इस आशा से भेजते हैं कि अगर एक चिट्ठी मैकाले को ये लिख देते हैं विल्सन, तो निस्संदेह हमारी बात बन जाएगी। हमारी शिक्षा को जो इन्होंने अवैध घोषित कर दिया है वो नहीं होगी, जो संस्कृत को इन्होंने मृत भाषा घोषित कर दिया है वो मृत भाषा भी नहीं, वो सारी साजिश थी। उस पर मैं जाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो ये पत्र विल्सन को मिलता है और विल्सन भी पद्यबद्ध छंदोबद्ध पत्र का उत्तर देते हैं कि उनने हंस कहा था, तो विधाता विश्व निर्माता हंसस्तत्प्रिय वाहनः अतः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव तान् अमृतम मधुरम सम्यक संस्कृतम हि ततोधिकम देवभोग्यमिदं यस्मात् देवभाषेति कथ्यते न जाने विद्यते किं तन् माधुर्यमेव संस्कृते सर्वदैव मधुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम् यावत् भारतवर्षं स्यात् यावत् विंध्य हिमालयौ यावत् गंगा च गोदा च तावदेव ही संस्कृतम। वो मोटा मोटा लिखता है कि ये जो तुम सुधी हंस हो, विद्वान रूपी हंस हो, तो ये विधाता जो विश्व का निर्माता है, उस विधाता का वाहन हंस है। और जब विश्व का निर्माता, जिस विश्व निर्माता के वाहन आप लोग हैं, तो वह निस्संदेह आप लोगों की रक्षा करेगा ही। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और संस्कृत तो ऐसी है कि इसमें ऐसा माधुर्य है कि हम जैसे विदेशी भी इसमें मधुन्मत्त हैं, तो निस्संदेह इसका विनाश मैकाले या कोई भी कर नहीं सकता। आप लोगों को अपना कार्य करना चाहिए। और ऐसे कई पत्र हैं, ये पत्र लिखे जाते हैं और कुछ दिन के लिए इस लड़ाई को देख करके 35 में मैकाले का मिनट्स न लागू करके और फिर 38 में 3 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जाता है और 38 में उसे लागू किया जाता है। और जब लागू किया जाता है तो पूरे 8000 के 8000 टोल केवल बंगाल में बंद हो जाते हैं। अन्य जगह की तो आप छोड़ ही दीजिए, वो बंगाल में ही 8000 टोल जो है वो बंद होते हैं। और विल्सन जो है वो विल्सन को पत्र लिखते रहते हैं और विल्सन इसी तरह के चाटुकारिता भरे पत्र उनको देता रहता है। और इस जो 1835 से जो लड़ाई चली वो धीरे धीरे जब राजनीतिक रूप लेती है तो एक घटना और घटती है 1866 को 15 जून को कि काशी में काशी विद्या सुधा निधि नाम की जो पत्रिका, जिसे द पंडित भी कहते थे या बाद में जो पंडित परिक्रमा के नाम से निकलती है, उस पत्रिका का उद्भव होता है। और लाहौर में ऋषिकेश भट्टाचार्य जो हैं वो विद्योदय पत्रिका को स्थापित करते हैं और जयचंद्र कलकत्ता में संस्कृत चंद्रिका की स्थापना करते हैं। इन लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही थी, लेकिन ये लोग स्थापित करते हैं। और ये पत्रिकाएं जो है ये इस संदेश को लेकर के और क्षेत्रीय जो पत्रकारिता है उस क्षेत्रीय पत्रकारिता से संगति बना करके, क्योंकि उस समय भारत के जो संस्कृत के विद्वान थे या और जो विद्वान थे वो अंग्रेजी में दक्ष नहीं हुए थे ज़्यादा, संस्कृत ही पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा थी। और उस समय जो पूर्व जो अंग्रेज शासक थे वो हिंदू निर्णय के लिए जो हिंदू धर्मशास्त्र है उनके ग्रंथों को लिखवा करके न्यायालयों में भी दिए थे। इसके पहले इंग्लैंडीय व्याकरण सारा जैसे ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए थे। अंग्रेजी का व्याकरण संस्कृत में लिखा गया और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। विवादारणों जो कि आज भी एशियाटिक सोसाइटी में उसकी प्रतियाँ मिलती हैं वो लिखे गए। और इसी समय जो है ये जो पत्रकारिता आती है तो
अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर, जो कि 1873 में जन्म लेते हैं, और हम सबका दुर्भाग्य था कि वो मात्र 40 वर्ष तक जीते हैं, और वो जब पत्रिका की कमान को थामते हैं तो वो फिर जो अपने संपादकीय लिखते हैं सुनृतवादिनी में और संस्कृत चंद्रिका में। संस्कृत चंद्रिका पाक्षिक पत्रिका थी, सुनृतवादिनी साप्ताहिक पत्रिका थी, वो पूरे विश्व में उसको भेजते हैं। और अंबिका दत्त व्यास जो है वो शिवराज विजय जो लिख रहे हैं, शिवराज विजय वो शिवराज जी की गाथा जो है वो शिवराज की गाथा बाद की है। वो हम लोगों के मन में जो है देश के प्रति राष्ट्र की भक्ति भरने के लिए वो लिखते हैं बहुत अच्छे। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय घोषः, क्व संप्रति तीर्थ घंटा नादः, क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, अद्य ही वेदा विच्छिद्द विधिषु विक्षिप्यन्ते। इस तरह की बातों को लिख करके वो जन जागरण करते हैं। उसी प्रकार से जो कर्जन है, कर्जन के विरोध में अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर जब लिखते हैं संपादकीय अपना किमेश भेदः और वंगीयेषु स्वदेशी आंदोलनम जैसे शीर्षकों से जब वो लिखते हैं तो उन्हें भी जेल में बंद कर दिया जाता है। उसी समय श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वो पृथ्वी सूक्त, जिसका अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है उसको लेकर के वो मराठी में एक लेख लिखते हैं वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता, और उसमें वो राष्ट्रवाद को जब जगाते हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। 3 साल के लिए उन्हें सजा दे दी जाती है। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कुछ लिखते हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। 6 वर्ष का कारागार और बहुत बड़ी सजा उनको दी जाती है। आप ये देखेंगे कि ये सारे लेख संस्कृत मूलक हैं या तो संस्कृत हैं। और उसी समय जो अपने अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर हैं वो क्लाइव को लुटेरा बताते हुए और पिंजरे में बंद तोते के प्रतीक से बंदी शुकः नाम से कविता लिखते हैं। शुक सुवर्णमयस्तव पंजरो न खलु पंजर एष विभाव्यताम मुखमिदम ननु हेम शलाकिका रदन साली मृतेरति भीषणम। ऐसा करके, और ये सब पत्रिकाएं जो होती हैं इन्हें प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है। आज ये इसीलिए हमें मिल नहीं रही, बहुत मेहनत करने के बाद इनका कुछ एक पन्ना हमें मिलता है। और बाल गंगाधर तिलक जब बंदी बनाए जाते हैं तो तिलक महाशय से कारागृह निवासा करके, मुझे लगता है विश्व भाषा में सबसे पहले अगर बेड़ी पर कविता लिखी है तो वो अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर। वो कहते हैं कि हे बेड़ी, तुझे लोग दुर्धी कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, लेकिन तुझ जैसी सौभाग्यशाली कोई और नहीं है दुनिया में कि तू उस महात्मा के चरणों में जाकर गिर गई है। निगदन तु निसर्ग दुर्धियो निगडम दूषण मित्यमुम तव अपरम स तथापि भूषणम भवतो येन विशिष्य पूज्यते अपतद भवता पदाम्बुजे निज पुण्यस्य विपाकतोद्यसः यदपास्य जगत्यवद्यताम निगडः साधु तमत्वमागतः। लंबी कविता है ये, 90 श्लोकों की कविता है। वो लिखते हैं और उस पर फिर से अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर को जेल में जाना पड़ता है। बहुत सारे पंडित हैं, मैं एक आध का ही उदाहरण दे पाऊंगा। संस्कृत के विद्वानों ने ही स्वतंत्रता संग्राम को प्रज्वलित किया, बाद में इसको राजनीतिक रूप दिया जाता है। और जो ज्योतिषमती पत्रिका है उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसी समय अरविंद घोष जो कि महर्षि अरविंद हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो बड़ौदा जेल में बंद हैं उस समय उन्हें स्वप्न में भारत माता का दर्शन होता है। ऋषि उसे ही कहते हैं जो साक्षात्कार करे, ऋषिश्चकिल दर्शनात्। और अरविंद जो हैं वो ऋषि हैं, उन्हें भारत माता का साक्षात्कार होता है और वो भवानी भारती रात भर में लिख देते हैं जेल में, 89 पद्य ही लिख पाते हैं। और देखें आप कि भारत माता उस समय कैसी है। नरास्थिमालाम नृकपाल कांचीम वृकोदराक्षीम क्षुधिताम दरिद्राम पृष्ठे वृणांकाम असुर प्रतोदय सिंहीम नदंती मिवहंतु कामाम क्रूरैः क्षुधार्तैर्नयनैर्ज्वलद्भिः विद्योतयन्तीं भुवनानि विश्वा हुंकाररूपेण कटुस्वरेण विदारयन्तीं हृदयं सुराणाम् आपूर्य विश्वं पशिवद्विरावैर्लेलिह्यमाना च हनूकराले क्रूरांच नग्नां तमसीव चक्षुर्हिंस्रस्य जंतोर जननीं ददर्श। और ऐसी भयंकर भारत माता जो कि भूख से तड़प रही है और जिस पर कोड़े बरसाए गए हैं, जिसके पीठ में घाव हैं, ऐसी भारत माता का जब वो साक्षात्कार करते हैं और भारत माता जब आर्तनाद करती है तो
महर्षि अरविंद जैसा योगी भी डर जाता है और वो फिर पूछता है उनसे कि आप कौन हैं, पूछते हैं तो वो बताते हैं, बताती हैं मातास्मि भोः पुत्र का भारता नाम, मैं तुम भारतीयों की माता हूँ और तुम कौन हो, सनातनानाम त्रिदश प्रियाणाम, तुम सनातन हो, कभी नष्ट नहीं हो सकते। और सक्तो नयान पुत्र विधिर विपक्षः कालोपिनो नाशयितुम क्षमो वा, आप लोगों को ना तो विपक्ष विधि नष्ट कर सकता और न काल ही नष्ट कर सकता, लेकिन तुम लोगों में कमी है, वो ये कि कोई अंग देश का बना है, कोई वंग देश का बना है, कोई राजस्थान प्रदेश का बना है, तो तुम लोगों को ये भेदभाव मिटाना है और आप लोगों को एक होकर के लड़ना है। बहुत लंबी कविता है वो। भो भो अवंत्या मगधश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरवश्च सिंधो भो दाक्षिणात्या शृणुतान्ध्रचौला वसंती ये पंचनदेषु धीरा ये के त्रिमूर्तिम भजतैकमीशम ये चैकमूर्तिम यवना मदीया माता ह्वयेव स्तनयान्हि सर्वान् निद्राम विमुञ्चध्वमये शृणुध्वम, माता तुम्हारी तुम्हें आह्वान कर रही है तुम्हारा। ये इतनी ओजस्वी कविता संस्कृत साहित्य में पहली बार ये आई। और इस समय चूंकि मृत भाषा घोषित कर दी गई थी संस्कृत, तो संस्कृत अपने लिए नई रचना भूमि भी खोज रही है। वो उस समय जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो नाटक कुछ और हैं, जो पद्य लिखे जा रहे हैं वो पद्य कुछ और हैं, उनमें भावबोध कुछ और है। तो इस तरह से भवानी भारती जो है उसे हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की गीता के रूप में हमारे सामने उतरती है। इसको जब पढ़ते हैं लोग, हालांकि इसे भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है, लेकिन थोड़े दिन में जब अरविंद घोष छूटते हैं तो उन्हें कुछ कंठस्थ थी और उसके बहाने वो उसे जो है जन जन तक पहुंचाते हैं और लंबी चर्चा वो करते हैं। उसी समय आप देखेंगे एक बहुत बड़ा संत जो कि दादा गुरु हैं दयानंद सरस्वती जी के, संपूर्णानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती के जो गुरु हैं बिरजानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती स्वयं, और अनेक जो प्राध्यापक हैं आपके राजस्थान से 50 प्राध्यापक, और काशी से पंडित शिव कुमार शास्त्री जिनके नाम पर वहाँ छात्रावास बना हुआ है, ऐसे ऐसे महनीय आचार्य जो है स्वतंत्रता संग्राम में उतरते हैं। और महिलाओं में पंडिता क्षमा राव आगे आती हैं, और पंडिता क्षमा राव जो है, और सुब्रह्मण्य PS सुब्रह्मण्य शास्त्री हैं, शालिग्राम शास्त्री हैं, मेधाव्रताचार्य हैं, और वरद कृष्णमाचार्य हैं, रामावतार महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जो कि काशी में ही थे, बाद में पटना विश्वविद्यालय चले गए, आत्मा राम शास्त्री हैं। ये सब लोग अपनी अपनी रचनाओं से और स्वयं जा कर के जन जागरण करते हैं। उस समय जो भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य है या भारतीय भाषाओं में जो नारा दिया जाता है उसे जो है अंग्रेज समझते हैं और प्रतिबंधित कर देते हैं। संस्कृत में कुछ पकड़ जाता है और संस्कृत के पंडितों की मेमोरी कुछ, स्मरण शक्ति कुछ अधिक होती है, तो कुछ लोग उसे सुन कर आगे जाते हैं और जन जागरण करते हैं। वंदे मातरम का जो गीत, वंदे मातरम पहले लिखा जाता है, बाद में आनंद मठ में उसे जो है डाला जाता है। और सत्याग्रह गीता और उत्तर सत्याग्रह गीता 1931 में क्षमा राव लिखती हैं। जब वो भारत में उसे छपवाने की कोशिश करती हैं तो अंग्रेज़ों का विरोध होने के कारण उन्हें छापा नहीं जाता, लेकिन वो जितना बचपन में दरिद्रता को पाई थी, जिन्हें कि भोजन भी नहीं मिला था, विवाह के बाद वो उतने बड़े पति की पत्नी बनती हैं कि जो लंदन से पहला व्यक्ति MD करके जो आया था पंडित शंकर राव, और बॉम्बे के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उनसे उनका विवाह होता है और वो अपनी पत्नी की रचनाओं को फ्रांस से, पेरिस से छपवा करके मंगवाते हैं। मेरा मित्र है वहाँ और वो छपवाते हैं। इन कृतियों का वितरण किया जाता है और 1931 में छपती हैं। 1952 तक में 8 संस्करण इन किताबों के निकल जाते हैं, इतनी, और मूल संस्कृत में है वो। और लीला दयाल राव जो उनकी बेटी हैं क्षमा राव की, वो भी इस पर बहुत कुछ लिखती हुई चलती हैं। तो ये साइमन कमीशन इत्यादि इरविन के संदेश वगैरह जो है उनको आप देखेंगे तो सब यहाँ मिलेगा। सत्याग्रह गीता पूरा गीता की तर्ज पर जो महात्मा गांधी के क्रियाकलाप है स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में, उनको वो उतारती हैं और जन जन तक उसे पहुँचाती हैं। उसी समय आपको एक और घटना मिलेगी थोड़ा 1920वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, कि काशी में संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो
एक संस्कृत छात्र संघर्ष समिति का गठन करते हैं मनमथ दास गुप्त के प्रेरणा से, और उनकी क्या दशा होती है वो आप देखें। और उन्हें 14 वर्ष की उम्र में जो मारा जाता है, जिस तरह से कोड़े की सज़ा दी जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल इत्यादि जो हैं, उनकी बात को हम देखें। और सबसे बड़ी बात स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बहुत बड़े पंडित हैं, जो जिन्होंने चित्रधर मिश्र से मीमांसा का अध्ययन किया, और पंडित हरिनारायण तिवारी से काशी के दशाश्वमेध घाट में जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया, और न्याय का अध्ययन वामाचरण भट्टाचार्य से किया था। वो किसान आंदोलन को, चूँकि वो गाजीपुर के आसपास के थे, उनकी स्मृति में गाजीपुर में अभी भी कॉलेज बना है, मैंने नेट में देखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो वो लोग जो है किसान आंदोलन को भड़काते हैं, और किसान आंदोलन को लेकर के जन जन तक जागरण पहुंचाने में ये साधु और सन्यासी जो संस्कृतज्ञ हैं, विशुद्धानंद सरस्वती जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वो सारे लोग भी उसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। और इस समय आप देखें कैसी कविताएं निकलती हैं। भगत सिंह को उदयवीर शास्त्री बताते हैं कि वो संस्कृत के छात्र हैं अपने न्याय दर्शन की भूमिका में। और उस समय भगत सिंह को की माँ, उस समय 18, 19, 20 जो भी उनकी एज रही हो, तो पहले ही माँ की एक इच्छा होती है कि बेटे की शादी हो जाए और बहू आ जाए, बहू से बाद में पटे या ना पटे। तो भगत सिंह की माँ को की भी यही इच्छा थी कि मेरी बहू आए, मेरे बेटे का विवाह हो। और वो जब कहती हैं तो आप देखें भगत सिंह का उत्तर क्या है विवाह के बारे में। संस्कृत का कवि उसे उनकी भाषा से अनुवाद करता है। मृत्युरेव वधूर में स्यात् हुतात्मानश्च यात्रिणः आचार्यो घातुको भूयात् विवाह स्यान् ममेदृशः। माने जो मेरी बहू है, पत्नी वो बने मृत्यु, और बरयात्री कौन बने, जो हुतात्मा हैं वीर, वो मेरे बाराती बने, और जो मुझे फांसी में लटकाने वाला है वो आचार्य बने। इस प्रकार का मेरा विवाह हो, ऐसी वो कामना वहाँ करते हैं। और रामनाथ प्रणयी जो महान बाद में भोजपुरी फिल्मों में गीत लिखे, अनेक फिल्मों में गीत लिखते हैं, वो उस समय अपने प्राणों की बाजी लगा करके संस्कृत में क्रांति गीत लिखते हैं। मंजुल मयंक पंत, जिन्हें गुमानी कवि कहते हैं, गुमानी कवि देहरादून के थे, अब गुमानी कवि नाम से लिखते थे, बड़े मजाकी किस्म के भी थे। उनकी रचनाओं को पढ़ के ऐसा लगता है। तो आंग्ल धिक्कृति करके वो लिखते हैं, अंग्रेज़ों को धिक्कार। और केशव शर्मा गलगली, बहुत सारे कवि हैं, किन किन का नाम ये पढ़ मैं पाऊँगा नहीं, क्योंकि संजय जी का जो है आँखें मेरी तरफ कुछ और ही इशारा कर रही हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आप 3-4 दिन से परेशान कर रहे थे, इसको एडिट कर लीजिएगा। तो रामनाथ प्रणयी जो है वो अपने गीतों को, किस तरह के गीत वो लिख रहे हैं, उस मातृभूमि में मर मिटने के लिए वो युवाओं को ललकारते हैं। व्यर्थम मुंचन लोचन नीरम, ऐसी रचना इसके पहले आपको संस्कृत में नहीं मिलेगी। काशी वालों ने भगा भी दिया था जानकी वल्लभ शास्त्री को और रामनाथ प्रणयी को कि ये छंद छोड़ करके तुम लोग क्या लिख रहे हो, संस्कृत को बर्बाद कर रहे हो। व्यर्थम मुंचन लोचन नीरम जगति भवत्येवं बहुहेला नैषा युवजन विलपन बेला संग्रामे सैनिक विजयश्री अंचति नूनम तादृश वीरम व्यर्थम मुंचन लोचन नीरम। ऐसी गीत हरिदत्त पालीवाल जो कि उन्नाव के थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस के सेना में थे। अलीगढ़ और मेरठ के बमकांड में जिनका हाथ था, जिन्हें सजा दी गई, और इसी जयपुर में जिनको इतनी लाठियां मारी गईं कि वो जयपुर में ही रहे, और 1996 में उन्हें उनकी मृत्यु हुई, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो वो लोग हरिदत्त पालीवाल जो है वो भी लिखते हैं, अहमस्मि रणभेरी रवा, मैं रणभेरी का रव हूँ, प्रतिपक्ष हृदय विदारकः मदमत्त कुंजर मारकः पवि परुष हृदय स्पंदनो वन नंदन कंठी रवा। इस तरह की कविताएं जो है वो संस्कृत में लाते हैं। और इसके बाद वो जो है अटल क्रांतिर गायत गीतम प्रलय तांडवम मंडयत शांतम गगनम विक्षोभ्यत द्विषताम हृदयम कंपयत स्वतंत्रता सम्मदमत्ता बलिवेदी वर्तमा ध्वन्यारे कथम न विभियात वोर्जन शीर्षा धृत मृति शीर्षरण्यारे बंदिनो भंक्त कारागारम। जेल को तोड़ने का भी संस्कृत में जो है जेल को तोड़ने के लिए ललकारा जाता है। और उसी समय धृत
मृतिशीर शरण्या शब्द का प्रयोग मुझे लगता है पहली बार कफन के लिए आता है कि आपने सिर में कफन बांध रखा है। तो निर्भय जी जो है इस तरह की कविताएं लिखते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई चलती है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कुछ लोग नरम दल में हैं, कुछ लोग गरम दल में हैं। बहुत लंबा इसका लेखा जोखा है, 1 घंटे में हो नहीं सकता, परंतु फिर भी हमारे बीच के ही लोग जो है वो कुछ ऐसे होते हैं 10-25 रुपया पाने के लिए वो अंग्रेज़ों की दलाली आज भी हम लोग कर लेते हैं। तो वो जा कर के अर्थ बता के आ जाते हैं कि साहब इसकी मीनिंग ये है, ये आपके विरोध में लिखा गया है, और उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो उस पर मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद वो मारे जाते हैं, उन्हें सज़ा होती है। तब गंगाधर शास्त्री जैसे महान आचार्य जो काशी के हैं वो प्रतीकों का प्रयोग करके और कविता लिखना शुरू करते हैं और शास्त्रों के प्रतीकों को लेकर के जन जागरण करते हैं। एक आध कविता जैसे कि उन्होंने लिखा बिलासी और अली 2 को पात्र बनाते हैं। तो वहाँ अली जो है वो अंग्रेज़ों का प्रतीक है, क्योंकि अली क्या करता है कि किसी का सगा नहीं होता, वो कभी केतकी पे बैठेगा, कभी धान के फूल पे बैठेगा, कहीं गेहूं के फूल पे बैठेगा, और उसका रस चूस चूस करके अपने छत्ते में जा करके मधुमक्खी शहद बनाता है, मधु बनाता है। उसी तरह से अंग्रेज़ जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के पूरी जनता का धन लेकर के जाते हैं और अपने आस्वाद की भूमि तैयार करते हैं। तो उसको वो इस तरह से लिखते हैं, अशक्त चेता जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम रसमाद्रिय हम। मैं अशक्त चेता हूँ, भ्रमर हूँ, और जन काननोद्यत जन। अब यहाँ पर उन्होंने सत्ता ली, प्रातिभाषिक भी, व्यवहारिक भी और पारमार्थिक भी, लेकिन उन्होंने अशक्त चेता, मैं अशक्त चेता हूँ, न सक्तम चेता मनो यस्य कुत्रापि साशक्त चेता मने सन्यासी। और जन काननोद्यत, जनानाम काननेषु उद्यन्तः वृद्धिं गच्छन्तः ये सर्वे अगमाः वृक्षाः तैः उत्थितं रसम आद्रिये। उनसे निकले हुए रस को मैं लेता हूँ। ये अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गया। अब जब ये अंग्रेज़ों के पक्ष में हुआ कि लोगों के खेतों के अनाज को ले जा करके और मैं अपने घर में भर लेता हूँ, तो लोगों ने जाके बताया गुरुजी ये जज साहब ये ऐसा आपके विरोध में लिखा गया। तो पंडित जी को जेल में बुलाया, न्यायालय में बुलाया गया कि आपने ऐसे कहा, क्यों लिख दिया? उनने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने तो वेदांत लिखा है। बोले कैसे? बोले जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम रसमाद्रिये हम। तो जनकस्य विदेहाख्ययोगिनः आननात् उत्थिताः ये सर्वे आगमाः वेदोपनिषद संबंधिना सिद्धांताः तैः उत्थितम रसम ब्रह्म तत्वम आद्रिये। ये मैं करता हूँ कि जनक जिनकी व्याख्या करते हैं उपनिषदों में, उस उपनिषदों के वे प्रतिपादित ब्रह्म तत्व के लिए मैं रस कहता हूँ, क्योंकि हमारे उपनिषदों में रसो वैसा कह करके ये बात कही गई तो छूट गए, जमानत अमानत हो गई। इस तरह की जो चीज़ें आई उससे संस्कृत के पंडित उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जन जागरण करते हैं। लेकिन ये कहीं भी इतिहास में नहीं आया कि किसी भी संस्कृत के विद्वान ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। 1857 की क्रांति की बात करके और फिर कहते हैं कि वो विफल हो गई। मैं कहता हूँ वो विफल नहीं हुई, वो संस्कृत के पंडितों के द्वारा जगाई गई ही क्रांति थी। अगर हम संस्कृत और संस्कृति से मजबूत न होते तो वो मंगल पांडे ऐसे भिड़ने वाले नहीं थे। वो भी अंग्रेज़ों की ही नौकरी कर रहे थे, अपने बाल बच्चे पाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संस्कृत का आचार्य ही वहाँ गया होगा। और एक नाम और लूँगा, अगर उनको नहीं लिया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम की बात पूरी नहीं होगी। वो है मथुरा प्रसाद दीक्षित, जो कि क्वींस कॉलेज संस्कृत राजकीय संस्कृत कॉलेज काशी में पढ़ते थे, और उन्होंने जा कर के नौकरी की लाहौर में। और उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, उसमें सबके बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता था, अंग्रेज़ों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। और जब उन्होंने देखा कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, अपने देश वालों को, और अंग्रेज़ों के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 50-51 रुपए के लिए, तो अब मैं पढ़ाऊँगा नहीं। और असहयोग आंदोलन में वो भी कूद पड़े और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इसके बाद वहाँ मंडी के राजा जो थे वो भी बंद थे, और मंडी के राजा से उनकी जेल में मुलाकात हुई तो उन्होंने किसी तरह से उन्हें छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद उन्होंने उन्हें अपना राजगुरु बनाया।
और जो मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं वो पृथ्वीराज विजयम इत्यादि महाराणा प्रताप पर और अनेक सूरवीरों पर नाटक लिखे और लक्ष्मण स्वरूप के निर्देशन में हिमाचल के गांव-गांव में, और इधर हरिदत्त सिद्धांत वागीश जो कि मधुसूदन सरस्वती के वंशज हैं, पंचानन तर्क रत्न, ये लोग जो है नाटक लिख करके पूरे देश में नाटकों का मंचन कराते हैं और उससे भी जन जागरण होता है। हम लोगों ने इस बार जो स्वतंत्र अपना नाट्य महोत्सव किया उसमें उन 11 नाटकों का मंचन हमने किया जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिनकी भूमिका रही। और 1937 में भारत विजयम नाम का नाटक लिखते हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित, और उसमें वो भारत को स्वतंत्र दिखा देते हैं। वो लोकमान्य तिलक को स्वर्ग से उतारते हैं और महात्मा गांधी को आदेश दिलाते हैं कि अंग्रेज आते हैं और देश का पूरा शासन जो है वो महात्मा गांधी के हाथ में सौंप देते हैं और उनके पैरों में गिरकर प्रणाम करके और चले जाते हैं। ये नाटक का मंचन हो रहा था कि वहाँ एक अंग्रेज आ गया और एक पंडित जी से पूछा कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने बता दिया, बोले इसकी पोथी लाओ। पोथी लाए और उस ग्रंथ को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन किसी तरह से मथुरा प्रसाद दीक्षित जो है वो बच गए और वो पांडुलिपि एक ही थी केवल। तो जो दीवान थे उस समय मंडी नरेश के, उनके यहाँ पुलिस वालों ने उसे जमा करवा दी और वहाँ काफ़ी कुछ प्रभाव था मथुरा प्रसाद दीक्षित जी का। तो कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वो मिली तो संपूर्णानंद जी के ने 200 रुपये का उसमें अनुदान दिया और गोपीनाथ कविराज जी उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़े थे, उन्होंने उसमें अनुशंसा भी लिखी और तब वो नाट्य जो है प्रकाशित होता है। वो नाटक आज भी हम लोगों के बीच में उपलब्ध है। हमने मंचन भी किया उसका भोपाल के नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र के जो हमारे छात्र हैं उन्होंने मंचन किया। तो ये एक बहुत शॉर्ट और एक स्टोरी टाइप मैंने आपको सुनाया। बहुत गंभीर विषय है। अप्पा शास्त्री जब मारे जाते हैं तो केशव राम शर्मा गलगली जो है वो कितने बड़े करीब 25 विद्वान जो है वो विलाप काव्य लिखते हैं। यादवेश्वर तर्क रत्न अश्रु विसर्जनम काव्य लिखते हैं लगभग 250-300 पद्यों का, जिसमें जिन पंडितों ने आत्माहुति दी उन पर वो विलाप करते हैं कि इनकी किस तरह से दुर्दशा की गई थी। कुछ जगह उनकी कूट भाषा है जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही कि पुराने लोगों से मिल करके कुछ काम करने का इरादा है। इस तरह की जो रचनाएँ हैं वो हम लोगों को देखना चाहिए और अनुसंधान के लिए जो हमारी स्वतंत्रता के पूर्व की जो पत्रिकाओं के जो अंक हैं उन्हें खोजना चाहिए। कवितावली ऋषिकेश भट्टाचार्य की और आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी और आनंद राम तर्कालंकार, ऐसे जो कवि हैं महापंडित हैं वो लोग, उनको जो है ये सारी सजाएं भुगतनी पड़ी। तो इन सब का इतिहास में कहीं नाम नहीं लिया गया। जबकि कांग्रेस की स्थापना में भी एक संस्कृत विद्यालय ने बॉम्बे के संस्कृत विद्यालय ने भूमिका निभाई थी, उसके बारे में भी कांग्रेस हो या कोई भी हो नाम लेने को तैयार नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने से सबल नहीं बनता उसका नाम आज के ज़माने में कोई नहीं लेता। हमें खुद अपना यशोगान करना पड़ेगा, हमें खुद अपना गुणगान करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता की क्रांति 1857 से नहीं 1835 से शुरू हो रही है और इतने सारे जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने आत्माहुति दी है और हमारा भी इसमें योगदान है। मैं लगा हूँ, बहुत सारा मैटर ढूंढ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल सी होती जा रही हैं। और जब 1947 15 अगस्त को देश स्वतंत्र होता है तो राष्ट्रध्वज का जो निर्माण करते हैं पिंगली वेंकैया, वो खुद भी संस्कृत के मनीषी हैं। आप उनके जीवन परिचय को पढ़िए। कृषि वैज्ञानिक है, वो साइंटिस्ट हैं, लेकिन संस्कृत उनका मूल विषय रहा। बाद में वो कृषि में गए तो उनको राष्ट्रध्वज का निर्माण भी उन्होंने किया। और जब स्वतंत्रता के लिए हम राष्ट्रध्वज को फहरा रहे थे तो संस्कृत के हरिदत्त पालीवाल और रामाचार्य गलगली जो कि हुबली के थे, कर्नाटक के, वो इसी जयपुर में बैठ करके दुख मना रहे थे। उन्होंने कहा हमने ऐसी स्वतंत्रता नहीं, स्वमातृ मूर्ध खंडनम स्वतंत्रतात्मक शिशु, ऐसा गीत वो लिखते हैं कि अपने माता के गर्दन को काट करके ये जो स्वतंत्रता शिशु पैदा हो गया है
उस स्वतंत्रता की कामना हमने नहीं किया था। हमें तो अखंड भारत की कामना थी। ये जो शिशु पैदा हो गया स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता तु समागता सुराजता तु नागता, ऐसे ऐसे गीत वो लिखते हैं कि स्वतंत्रता तो आ गई लेकिन सुराजता अब भी नहीं आई है। और रामाचार्य गलगली अनेक लहरी काव्य, जिसमें गांधी टोपी पर भी, खादी पर भी और बहुत सारे काव्य वो लिखते हैं। कृष्ण और राम के प्रतीकों से वो राष्ट्र के स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो लंबी कथाएं हैं और मधुरांजलि नाम का उनका एक छोटा सा काव्य संग्रह छपा हुआ है, बहुत प्राचीन हो चुका है, अब दुर्लभ सा है। तो उसमें ऐसी कविताएं जो हैं वो वहाँ प्रकाशित हैं, जो उस समय विनोबा भावे की भूमि काशित है। विनोबा भावे उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और वो मराठी और बंगाली में उसकी भूमिका लिखते हैं, अंग्रेजी में भी भूमिका लिखते हैं। तो ऐसे कुछ एक महनीय कवि हैं। मैं स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज़ों के विरोध में लिखने वालों के एक भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उस समय तो अभी तो मैं भी अंग्रेज़ों को जो कहूँ सो कह डालूँगा, लेकिन जो जिन्होंने उस समय लिखा वो वास्तव में वंदनीय हैं। हमें उन्हें स्मरण करना चाहिए, उनके बारे में अनुसंधान करना चाहिए। और आचार्य वाचस्पति मिश्र जैसे जो प्रकाशन में दक्ष हैं और जिनके पास प्रकाशन की सामग्री भी है, उन्हें ऐसे साहित्य को प्रकाशित करने का भी उपक्रम करना चाहिए। सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।